जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पल जो सिक्कर लोकसभा चुनाव के दौरान हमने फेस किए, जहां हमारे सम्मान को बेहद ही ठेस पहुंची, उन पलों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जहां हम बाजार में घूम रहे थे, एक पार्टी भगत जो कि मोदी जी का भगत था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक होने के साथ साथ मैं राजपूत समाज से, एक राजपूत परिवार से हूं और एक क्षत्रिय कुल से जन्मा हुआ व्यक्ति हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं बीजेपी या कांग्रेस से, मुझे किसी पार्टी से ना तो कोई दुश्मनी है और ना मेरा कोई किसी से प्यार है। ये चुनाव मैं मेरे सैनिक भाइयों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, या ये अग्निवीर योजना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की पेंशन, यानी जवान युवाओं के, हमारे किसान भाइयों के, आम आदमी की आवाज उठाने के लिए मैंने ये चुनाव लड़ा था। बाकी मुझे इस चुनाव लड़ने के पीछे मेरी कहीं भी किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस चुनाव के दौरान हमें जो ठेस पहुंचाई, जैसे एक बीजेपी का, मेरे साथ आप देखते होंगे कि हमारे वर्दी में सैनिक, पूर्व सैनिक मेरे साथ थे, कुछ वर्तमान सैनिक भी मेरे साथ चल रहे थे छुट्टी लेके। लेकिन वहां एक बीजेपी भक्त ने ये कहा कि भाग जाओ यहां से फौजी, क्या फौजी वोजी है, यहां तो सिर्फ एक ही चीज चलेगा, मोदी। उस समय हमारे खून में, मेरे में वो, दिमाग में वो थी कि मैं इस बंदे का पता नहीं क्या कर बैठूं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। बाकी मेरे साहब लोगों से मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि साहब, आपका जो अपमान हो रहा है आज, इसकी मेरी बदौलत हो रहा है, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आप यहां से चलो, नहीं तो इस अपमान के बदले मैं उस व्यक्ति का वो हाल करूंगा कि चुनाव आए या जाए, हार जीत हमें मतलब नहीं है, लेकिन जिस वर्दी के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि हम जो वर्दी पहनकर देश सेवा के लिए जाते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है उसी देश सेवा के लिए, और हम हंसते हंसते उस वर्दी के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वर्दी में भी हमारे ही अधिकारी 50 से 60 हजार सैलरी लेने वाले जवान को नौकर की तरह जो यूज करते हैं, झाड़ू पोछे में, मैम साहब का दूध लाने में, यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े तक साफ कर रहे, टॉयलेट, मतलब एक सहायक पड़ता घरेलू काम जो कराते हैं। मेरी लड़ाई यहीं से शुरू हुई है और मेरी पहली लड़ाई यही थी। और वही बाजार में जब उस वर्दी की उसने बेइज्जती की कि भाग जाओ फौजी यहां से, तो खून खोल उठा था मेरा। लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को संयम रखकर वहां से चला गया। दूसरा एक वाक्य है, नीमका थाना के एक हमारे ही राजपूत समाज के तंवर साहब, जो एक ग्रुप में भी लिखते हैं, फोन करके जब मैंने बात उनको ग्रुप में उन्होंने लिखा, फिर मैंने उनसे बात की कि भाई हाँ बताओ क्या है। बोले यार तुम फौजी क्या हो, तुम तो 10वीं जो फेल होते हैं, जो सप्लीमेंट्री आते हैं या बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, वो फौज में जाते हैं, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम चुनाव लड़ो। तो मैंने पूछा उनसे कि आप किस पार्टी से विचारधारा रखते हो, तो बोलते हो मैं तो मोदी जी को ही मानता हूं। तो मैंने कहा कि जो मोदी जी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं या बाकी नेताओं की कभी आपने कॉल करके पूछा कि उनकी एजुकेशन क्या है? एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि ये आम आदमी की पार्टी है, यहां चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचते बेचते मोदी जी वहां तक पहुंचे हैं, बहुत कार्यकर्ता आम इंसान से आज मंत्री पदों पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ उसी का कार्यकर्ता कह रहा है कि फौजियों की औकात क्या है, वो तो 10वीं में सप्लीमेंट्री आने वाले अनपढ़ वहां जाते हैं। जबकि वो खुद कहता है कि मेरे बाप भी, उनके पिताजी भी, बोले मेरे पिताजी भी सैनिक थे और आज उन्हीं की बदौलत वो स्टील की दुकान खोलकर बैठा है। मैं भविष्य में आपको अगर नीमका थाना जाऊंगा तो उस बंदे का बिल्कुल रिकॉर्ड लेकर, फिर अग्निवीर के बारे में भी बहस हुई, तो बोले तुम्हें क्या पता है अग्निवीर योजना किस मकसद से तैयार की जा रही है। मतलब ऐसे लोगों को जब हमने बातें सुनी और जब उन्होंने कहा, मैंने हालांकि उसको बताया कि मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है और मैं अच्छा पढ़ा लिखा ही सेना में गया था, और वहां मेरी हम अपनी चीजों को, इन बातों को रखने के लिए, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, इन चीजों को रखने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, गद्दी के लिए नहीं। लेकिन वही बात है कि किसी मूर्ख को समझाने से अच्छा है हम आगे बढ़ जाएं। हालांकि उस ग्रुप में जिसमें वो जुड़े हुए थे, बहुत से बड़े अधिकारी भी थे, जिसमें कर्नल रैंक के, ब्रिगेडियर रैंक के भी थे,
पुलिस अधिकारी भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे। बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला, या तो हो सकता है उसको किसी ने गाइड किया होगा कि यार ये जवान ऐसे कूद गए मैदान में। चलो यहाँ भी कुछ नहीं है। एक हमारा ही सेना से रिटायर्ड हवलदार जो लगातार मेरे को मैसेज कर रहा था, तुम जवान हो, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, सैनिक कभी चुनाव नहीं लड़ता, तुम गद्दारी कर रहे हो मोदी से, देश से। मैंने उसको 50 कॉल की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। तो वो इंसान होगा, क्योंकि कुछ तो अफसर जबरदस्ती लोगों से सहायकी करवाते हैं, लेकिन कुछ वॉलेंटियर, क्योंकि सेना में जो जाता है ना, बोलते हैं ना, वो वर्दी चितकबरी वर्दी या ग्रीन वर्दी पहनता है तो उसको वर्दी शेर बनाती है। लेकिन कुछ गीदड़ जो सेना में भर्ती हो जाते हैं और वहाँ वो वॉलेंटियर ड्यूटी होती नहीं है, गोली का सामना कर नहीं पाते, वो पूरी जिंदगी ट्रेनिंग से लगाकर पूरी सर्विस दिल्ली आसपास के ऐसे शहरों में दूध का डोलू, कच्चे बनियान धोते हुए, बच्चों की अफसरों की पोटी साफ करते हुए निकाल कर आ जाते हैं, जिनसे फौजी का मतलब नहीं है। रैंक वो 3 स्टार भी लगा कर आ जाते हैं, ऑनरी कैप्टन तक बनकर आ जाते हैं, लेकिन वो फौज की ABCD नहीं जानते और वो यहाँ आकर ज्ञान फैलते हैं। लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, चलो वो भी चीज अलग थी। एक युवा जिनको मैंने खाली ग्रुपों में डाला भी नहीं था, मैंने कहा था युवाओं के लिए कि आपकी ये पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, ये जो भी भर्तियां हैं, इस मकसद को हम चाहते हैं कि हमारा कोई आदमी अगर संसद तक जाए तो उन चीजों को उठाए, या इस चुनाव में हम इन चीजों को फेस करें ताकि मोदी जी तक ये चीजें जाएं। और हम संख्या गिनाएं कितने लोग इस अग्निवीर से नाराज हैं, इतनी पेंडिंग रिक्रूटमेंट से नाराज हैं। लेकिन कोई बच्चे साथ देने के लिए तो पता नहीं, अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कितनों ने वोट दिया, सामने नहीं आए। लेकिन एक बच्चा जब उसमें ही उसमें कमेंट्स कर रहा था, तुम तो बच्चों के पैसे खा गए, तुम तो इन बच्चों के पैसों से चुनाव लड़ रहे हो। तो उसमें महामूर्ख को कहना चाहता हूं उनको कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं क्षत्रिय हूं और एक सैनिक हूं, झूठ मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने जो बच्चों के पैसे आए थे उस समय भी हिसाब दिया था कि वकीलों के पास जो सुप्रीम कोर्ट में पैसा गया, उसके बाद हाई कोर्ट वकीलों के पास पैसा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, मेरे पास आए हुए एक एक पैसे, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी का खर्चा और लोगों का जो मैंने दिल्ली आंदोलन किए, धरने किए, मेरी जेब से लगाए हुए हैं। किसी बच्चे के 1 रुपये भी मैंने नहीं खाया। लेकिन जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, तब अंदर से कई बार रात को जब सोते थे, सुबह उठते थे तो आंखों में आंसू आते थे कि जिसके लिए लड़ रहे हैं वो ये चीज कर रहे हैं। आम पब्लिक, कई बार जब हम बाजार में निकलते थे तो मैं फिर कह रहा हूं कि पब्लिक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कुछ लोग हंसते थे कि यार देख फौजी ऐसे घूम रहे हैं, इनको कौन वोट देगा। यानी फौजी अगर शहीद हो रहा है, सरहद पर मर रहा है, हजारों लोग आते हैं उसको शहीद का जय जयकार करने, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन क्या बाद में कोई शहीदों की तकलीफ देखता है? उनके परिवारों का हाल क्या है? उनके बच्चों की जमीन तक लोग कब्जा कर जाते हैं, उनका रास्ता तक रोकते हैं। ऐसे शहीदों की आवाज या ऐसे लोगों की आवाज रविंद्र फौजी उठाता रहा है। लेकिन हमारे बीच से ही हमारे ही सम्मान देने वाले लोग फिर हम पर हंस रहे थे। एक तरफ हमारे नाम पर नेता मिठाई खिलाकर खुद नकली चौकीदार बनकर वोट मांग रहे हैं, और एक देश के असली चौकीदार अगर गिरावट में उतरे हैं तो लोग हंसते रहे। लेकिन उन हवाओं के थपेड़ों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। चुनाव में बहुत बड़ी समस्या मेरे को पता है हमारे पास आई, वो पैसा। मेरे सैनिक भाइयों ने तन मन धन से मेरे को मदद किया, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। लेकिन जो मदद मिली वो 1 तारीख से 19 तारीख तक अगर हम गाड़ियों का डीजल का पैसा भी करें तो 5 दिन का डीजल का पैसा की मदद भी हमारे पास नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी मैंने इस चुनाव को लड़ा, कुछ मेरे बलबूते पर, कुछ मैंने पेंशन से अपने से लोन उठाया, कुछ रिश्तेदारों से मैंने बात करके इधर उधर से उधार लिया और मैं चुनाव लड़ा जितनी मेरी क्षमता हो सकती थी। जितना मेरे पास नहीं था मैंने इसलिए बड़ी रैलियां, या बहुत से साथी कह रहे थे आ जाएं, तो खर्चे को देखते हुए मैं कोई बड़ा रैली या बड़ा ऐसा चीज नहीं कर पाया। तो उसका कारण था कि हमारे पास बजट नहीं था। मैं फिर कहता हूं, रिजल्ट कुछ भी हो, हम आगे भी चुनाव लड़ेंगे। पहली बात तो जिन लोगों को लगता है कि भाई रविंद्र फौजी का ये निर्णय सही था, तो वो अगले, अब रविंद्र फौजी कोई बीच में ये छोटे मोटे चुनाव या ऐसे नाटक तो करता नहीं है। फिर 2029 में ही रविंद्र फौजी सांसद के चुनाव में फिर कूदेगा। मजबूती से हम और भी टीमें बना रहे हैं। अभी और भी हमारे बहुत से सैनिक भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी भारतीय जवान किसान एक पार्टी भी हमने बनाई है,
लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा ले लिया, ज़्यादा लोगों को लेकर लड़ा रहे हैं। तो जहां आपको पता चले कि हमारा सैनिक चुनाव लड़ रहा है, ये बाकी पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं हर गांव में, घर में, वो उनका साथ देते हैं। तो उस तरह कम से कम हमारे जो सैनिक हैं, जिनको लग रहा है कि भाई हाँ हमें भी अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, आपके भी हक की आवाज़ कोई उठाएगा, तो जो जहां जहां लड़ रहा है कम से कम उन बचे हुए लोगों का आप साथ जरूर देंगे, मैं ये आशा करता हूं। और आपका भाई फिर 5 साल तैयारी करेगा, फिर लड़ेगा। हार नहीं मानूंगा। बोलते हैं ना, लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं कोशिश करूंगा। मेरा चैनल है, बहुत से फिर बाद में करते भी है, तो चुनाव के लिए करता है, राजनीति करता है। मैं राजनीति करनी होती तो मैं भी मेरे गांव में सरपंची का चुनाव लड़ता, प्रधानी का चुनाव लड़ता, किसी पार्टी में जाकर बैठ जाता। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना बड़ा चुनाव लड़ूं। ये चुनाव लड़ने का मकसद, फिर कह रहा हूं, कि मेरे सेना के जवानों पर, चाहे वो सहायक पड़ता हो, चाहे उनके साथ अंग्रेजों के काले कानून, किसी का 10 नंबर भरना, किसी को पागल करना, समय से छुट्टी नहीं, जो तानाशाही चल रही है, उसके लिए चुनाव लड़ा मैंने। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को नहीं मिलने वाली पेंशन और बहुत सी सुविधाएं, उन चीजों को रखा मैंने जगह जगह चुनावी मुद्दों में। बच्चों की भर्तियों के लिए, अग्निवीर जवानों के लिए, आगे आने वाली देश की समस्याओं के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए। मेरे मुद्दे सिर्फ आम जनता के मुद्दे थे और खासकर हमारे सैनिक भाइयों के थे। इसी के लिए मैंने चुनाव लड़ा और आगे भी लड़ूंगा। जिनको सही लगता है वो मेरे चैनल से जुड़े और भविष्य में मेरा साथ दें। जिनको लगता है कि वे रविंद्र फौजी राजनीति करता है, तो वो आपकी सोच है। जब तक उस सोच को नहीं निकालोगे तब तक हम इन बड़े लोगों से नहीं लड़ सकते। फिर आपको ये जिंदगी जो गुलामों की आप जी रहे हो, तो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे या उनके बच्चे भी बोलेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने भी गुलामी स्वीकार करी, तो वो भी गुलामी की जिंदगी में जिएंगे। जो जिंदगी मैंने सेना में गुजारी है, जो मेरे साथी गुजार रहे हैं, जो दबकर एक इंडियन आर्मी के जो सोल्जर हैं या हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, किसी भी फोर्स के जो जवान हैं, वो मजबूत लड़ने और मरने वाले होते हैं और वो दुश्मन से मुकाबला बहुत जोर शोर से करते हैं। लेकिन हमारे ही अधिकारी छोटी छोटी बातों पर अंग्रेजों के काले कानून से उनको दबाकर उनके मनोबल को, उनकी शक्ति को तोड़ रहे हैं। अग्निवीर लाकर सेना का जो हाल किया गया है, उन सब के लिए आपका ये भाई आगे भी लड़ेगा। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं फिर कह रहा हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने घटिया कमेंट्स किए, जिन लोगों ने हमारे पर हंसी उड़ाई, कोई बात नहीं, समय बलवान है। अगर हम सही रास्ते पर हैं और भगवान हमारा साथ देगा, तो एक दिन आप लोग ही इस रविंद्र फौजी को खुद कहोगे कि हाँ, आपकी लड़ाई बहुत मजबूत थी। ठीक है, लड़ने वालों की जब कोई अकेला चलता है, लड़ाई लड़ता है, तो लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन अगर दूसरा उड़ाए कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर हमारे बीच के भाई, बहुत से हमारे साहब लोग 15-15, 20-20 मिनट मेरे को कॉल करके, ठीक है आप तो जवान थे, मैं सूबेदार रहा हूँ, मैं ऑनरी कैप्टन रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज था, मैं वारंट अफसर था, इस तरह की बातें करके मैं उनको कहता भी था, साहब 22 लाख वोटर हैं। आज आपका जो 20 मिनट मेरे से बातें कर रहे हो, इससे अच्छा है 20 वोटर आप बना सकते हो। हर एक गांव में, हर एक जगह मेरे पूर्व सैनिक भाई थे। मेरे समाज के सैनिक भी बहुत सारे थे, मेरे समाज के लोग भी मेरे साथ लगे हुए थे और सर्व समाज के लोग भी लगे हुए थे, उनका मैं धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन बहुत से लोग जो हंस रहे थे, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि रविंद्र फौजी खुद हमें कहे 22 लाख तक वोटर तक पहुंचने की। मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मेरे पास वो ताकत नहीं थी, मेरे पास वो पैसा नहीं था, वो बड़ी बड़ी न्यूज में आपके लिए डाल दूं या बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लेकर आ जाऊं। मैं मेरी क्षमता के अनुसार 4 गुना ताकत से काम कर रहा था। अगर उसमें आप सब भी थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दिए होते, मेरे अपने आप को आप भी रविंद्र फौजी मानकर चलते, आप भी एक मानते कि आपका जवान लड़ रहा है तो हम लड़ रहे हैं। शेखावत भाई मेरे सोचते कि शेखावत लड़ रहा है, हम उसका साथ देंगे। मेरे फौजी भाई सोचते कि हाँ हम जवान हैं, हम जवान का साथ देंगे। तो ये जवान मतलब हम बहुत बड़े अंतर से जीतते हैं। अभी तो रिजल्ट पेटी में पैक है, हो सकता है हम जीत भी जाएं, हो सकता है ना भी जीतें। रिजल्ट कुछ भी हो, हम कोशिश करेंगे। जिन्होंने साथ दिया धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया या रिजल्ट जो रहेगा उसके बाद भी एक बार उनसे यही कहूँगा कि ये समय 5 साल बाद फिर आएगा, हम फिर प्रयास करेंगे। पता नहीं हम रहे ना रहे, कोई और भाई प्रयास करेगा या हमारे और सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं। जो जिन समस्याओं को लेकर कोई आम आदमी आता है तो उस आम आदमी का सपोर्ट करो।
हंसी न उड़ाएं। अपने आप को अगर मानते हो कि आप मेरे से बड़े हो तो मेरा सहयोग करो भाई, इतना ही कहूंगा। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं एक बार फिर सीकर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद हमें दिया। आपके सम्मान के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जैसा भी हूं आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। और जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, या जिन लोगों को लगता था फौजी क्या करेगा, वो इस रिजल्ट के बाद पता चलेगा। या एक बार फिर प्रयास के अंदर फौजी हैं, ये नहीं कि एक लड़ाई में ही हम निर्णय मान लेंगे। जब तक जिएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और जीत कर ही दम लेंगे। यही मेरा मोटो है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो के दौरान मेरी तबीयत खराब भी है, और अगर किसी को कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा जरूर करना। दिल की जो बातें थी वो मैंने आप लोगों के सच्चे दिल से, मेरे दिल में मैं कोई सोचकर वीडियो नहीं बनाता, जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। अगर गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, और अगर मैं सही हूँ और आप मेरे साथ हो तो भैया आगे धीरे धीरे इस कदम कदम पर मेरा साथ दो, ताकि मैं मेरे जवानों के लिए, इस देश के लिए जो लड़ रहा हूँ, एक बड़ा कारवां खड़ा कर सकूँ, और ये जो देश को लूट रहे हैं, इन गद्दारों को, इन भ्रष्टाचारों को हम ठीक कर सकें, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।